नवंबर अक्टूबर दिवाली के आसपास राहु का जो देने का या सिखाने का ढंग या जो आपके लाइफ में इश्यूज आएंगे वो कहीं ना कहीं परिवर्तित होंगे। आपके अकॉर्डिंग मैम किस लग्न वालों के लिए राहु बहुत बहुत अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं? देखिए, मीन लग्न वालों के लिए है, ठीक है। और यदि मैं बोलूं तो राहु यदि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, है ना, यदि आप जेमिनी लग्न वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो उनको ट्रैवल, उनको नाम शोहरत बहुत अच्छे से देने की क्षमता रखते हैं। मैलेफिक ग्रह का ट्रांजिट है वो कष्टदायी होता है। क्यों? क्योंकि वो तो आपको सिखा रहे हैं, और राहु मैलेफिक ग्रह है तो वो आपको और भी चीज सिखा रहे हैं। मैम 6th हाउस कंपटीशन का हाउस भी है। हाँ। और अगर स्पेशली हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों की बात करें, उनके लिए क्या कुछ खुशखबरी है राहु यहाँ पर? कन्या वालों के लिए हम बात करें तो छठे भाव में है और 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो गुरु के गोचर के कारण लोगों को वो बेनिफिट मिल जाएगा कि हाँ, सफलता प्राप्त हो सकती है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। 23 नवंबर 2025 को राहु शतभिषा अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ये लगभग 6-7 महीने का ड्यूरेशन होता है जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। तो इस बार शतभिषा अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं। लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने जो आज का प्रेडिक्शन है इस राहु के शतभिषा में गोचर का, उसको लग्नों के हिसाब से डिकोड किया है। तो आप कैसे देख सकते हैं, आप अपनी जन्म पत्रिका देखिए, उसमें 1st हाउस में जो भी नंबर लिखा है उससे रिलेटेड जो राशि है वो आपका लग्न हो गया। जैसे अगर 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लग्न के हैं, 12 लिखा है तो मीन लग्न के हैं। तो लग्नों पर क्या प्रभाव डालेंगे, हमें क्या करना चाहिए, राहु क्या देने आ रहे हैं और क्या बताने आ रहे हैं, क्या सुधार करने आ रहे हैं, और अगर वो सुधार नहीं किया तो जब अगले नक्षत्र में जाएंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, ये भी बात हुई है हमारी। 2 खास लग्न ऐसे हैं जिनके 12th हाउस और 9th हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। तो ये 2 लग्न कौन से हैं, कौन से लकी लग्न हैं, ये भी आपको आज पॉडकास्ट में जानने का मौका मिलेगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो रनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, कोच हैं, साथ ही बहुत अच्छे तरीके से प्रोडिक्शन करती हैं डिग्री वाइज देखकर, नक्षत्रों को देखकर। तो आज पहली बार हमने राहु का किसी नक्षत्र में गोचर को प्रोडिक्ट करने की कोशिश की है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रो अनुराधा मैम का। मैम वेलकम ऑन स्पीकिंग। थैंक यू सो मच। मैम शतभिषा में राहु गोचर करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि ये राहु का जो हर 6 महीने पे गोचर होता है, इस बार शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है। हाँ। उनका ही नक्षत्र माना जाता है। हाँ। शतभिषा। हाँ। तो इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, तो इस पर आपसे बात की जाए, क्योंकि डेफिनेटली नवंबर में होगा तो लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या बदलाव आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली। हाँ। अगर हम बात करें। हाँ, तो इला शुरू करने से पहले ये बताएं कि हम जनरली जब गोचर की बात करते हैं ना, हम बहुत एक राशि में ही जो गोचर होता है किसी भी ग्रह का, वो हम देखते हैं और हम उसी पर एक अपनी टिप्पणी देते हैं या अपनी विचारधारा बना लेते हैं। लेकिन राशि से सूक्ष्म जो होता है वो नक्षत्र होता है, और उसके बहुत टिपिकल अपने कुछ गुण होते हैं, कुछ स्वभाव होता है जो कि वो गोचर में कोई भी ग्रह बहुत अच्छे से उजागर करता है। गोचर हर ग्रह का होता है, लेकिन कुछ ग्रहों की जो अवस्था है किसी भी जगह रुकने की या किसी भी राशि में नक्षत्र में गोचर करने की, उसकी अवधि जो होती है वो लंबे पीरियड की होती है। जो जहाँ लंबे पीरियड तक रहेगा अपना प्रभाव वो ज़्यादा छोड़ेगा। तो जैसे शनि जो 2.5 साल है, हर डिग्री में 1 महीने के लिए रहते हैं, ऑब्वियसली उसका प्रभाव बहुत स्ट्रांग होता है। उसी प्रकार राहु केतु जब अपना गोचर करते हैं तो वो किसी भी डिग्री में जनरली 18 दिन तक रहते हैं, और उस अनुसार 6 से 7 महीने वो एक नक्षत्र में रहते हैं। तो वो नक्षत्र में ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है कि बहुत स्ट्रांग अपना प्रभाव छोड़ेंगे। अब राहु हमें कुछ सिखाने आया है,
आदमी सीखता कब है? आप कब सीखोगे कोई भी चीज? जब मुझे जरूरत लगेगी या जब आपको जरूरत लगेगी, या और जरूरत तब लगेगी आपको आता नहीं है, आपको सीखना है क्योंकि आपको जरूरत है। एग्जैक्टली दैट पॉइंट, आपको वो चीजें आती नहीं है और राहु बोल रहा है कि आपको सीखने का समय आ गया है। Okay. और वो नक्षत्र जो है जिसमें राहु का गोचर हो रहा है, उसमें वो गुण है जो राहु वहां से सीखने आए हैं या जीवन में आपको सिखाने आए हैं। ओके। तो केतु जहां बैठते हैं वो बोलते हैं कि ये चीज मैंने मास्टर कर लिया, मैंने स्किल पूरा अच्छे से डेवलप कर लिया, आई नीड टू मूव ऑन। और राहु जहां आपके बैठते हैं वो बोलते हैं कि भाई इसको तो अच्छे से समझ लो। इसलिए राहु को कार्मिक प्लैनेट बोला जाता है, बहुत स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि हम लोग, यदि आपको मैथ्स पसंद नहीं है ना, तो आप मैथ्स करना नहीं चाहोगे, आप बोलोगे बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। जो चीज़ आपको नहीं आती ना, जनरली हम उसको टालते जाते हैं कि हम बाद में करेंगे। जो हमको आता है वो हम करना चाहते हैं। हाँ, तो राहु बोलते हैं नहीं नहीं आपको तो करना है। और आप जब 3 बार बोलते हो नहीं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो जबरन आपसे करवाने लगता है। तभी लाइफ में जब मेजर इवेंट्स होते हैं तो हम एकदम से वो हो जाते हैं कि एकदम बौखला जाते हैं, क्यों हो रहा है। हाँ, और फिर हम उसको राहु से या शनि से एसोसिएट कर लेते हैं। क्योंकि राहु बोल रहा है कि सीख लो सीख लो सीख लो, आपने नहीं सीखा तो वो आपको डीप सी में डाल देता है, बोलता है अब तुम अपने आप सीख ही लोगे। तो मैम इस बार राहु शतभिषा में जाने वाले हैं। हाँ, नवंबर में 23 नवंबर से राहु का गोचर शतभिष नक्षत्र में होने वाला। तो मैम नक्षत्रों का जब हम देखते हैं, डेफिनेटली मैंने अभी तक जितने पॉडकास्ट किए हैं वो हमने राशियों के हिसाब से किए हैं कि राहु इस राशि में जा रहे हैं, जैसे कभी वो कुंभ में हैं, कुंभ में अभी कुंभ में है, और कुंभ में ही शतभिष पूरा का पूरा है। यस। तो अब कुंभ से ही गोचर करेंगे, लेकिन उसकी आप देखेंगे नवंबर अक्टूबर दिवाली के आसपास राहु का जो देने का या सिखाने का ढंग, या जो आपके लाइफ में इश्यूज आएंगे, वो कहीं ना कहीं परिवर्तित होंगे। ओके। तो मैम आज हम कैसे बात करेंगे इस नक्षत्र के राहु के गोचर को कैसे डिकोड करेंगे? हम लग्न से करेंगे कि राशि से करेंगे या नक्षत्र से करेंगे? ठीक है, तो हम लग्न से ही करेंगे। मैंने पहले भी अपने उसमें बताया है गोचर के, आपके ही यहाँ वीडियो में बताया कि आई फॉलो लग्न, क्योंकि लग्न आपके शरीर को बताता है यथार्थ में आपके साथ ये हो रहा है। वापस मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा आपके मन मानस को बता रहा है। तो यदि आप चंद्रमा से इसको देख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि आपके दिमाग में, आपके भावनाओं में आपको क्या चेंज लाना है, राहु आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एज अ पर्सन मैं लग्न से गोचर देखती हूँ। ओके, ठीक है मैम। और अब कुछ चीजें जो शतभिष के बारे में लोगों को मालूम पड़नी चाहिए। शतभिष जो नक्षत्र है वो बहुत स्ट्रांगली व्यवस्थित चीजों को रखने का नक्षत्र है, बहुत रिसोर्सफुल है। कुछ भी चीज चाहिए व्यक्ति के पास, वो हाजिर है, व्यक्ति के पास वो चीज हो जाती है, या वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आता है। और राहु जिसकी हम बात कर रहे हैं, या शतभिष को ही मैं कंप्लीट करूं तो वो बहुत डिसिप्लिन वाला नक्षत्र है। उसमें एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि भाई मुझे समय का पाबंद है, भाई मुझे अपना समय ये इस तरह का काम करना, तो मुझे इस समय पे रहना चाहिए। शतभिष जो नक्षत्र है वो दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल है, हीलिंग का भी नक्षत्र है। तो ये सारी चीज़ें, बस मैं तो हर नक्षत्र में 80 क्वालिटीज़ होती हैं, मैं आपके साथ 8 ही क्वालिटी आपके साथ बात करती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि राहु क्या क्या हमको कौन से लग्नों के लिए क्या क्या सिखा रहा है। क्योंकि राहु में बेसिकली जो मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है, और साथ में फल दीपिका ये भी बोलते हैं कि जो मैलेफिक ग्रह का ट्रांजिट है वो कष्टदायी होता है। क्यों? क्योंकि वो तो आपको सिखा रहे हैं, और राहु मैलेफिक ग्रह है तो वो आपको और भी चीज सिखा रहे। इसलिए ये यदि आपने सीख लिया तो आपके लिए कष्टदायी नहीं होगा, खाली सीखने का प्रोसेस थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। हाँ। लेकिन यदि आपने नहीं सीखा तो वापस उसका भी डिस्क्लेमर दे देती हूँ। जब धनिष्ठ नक्षत्र में राहु का गोचर होगा, क्योंकि राहु उल्टा गोचर करते हैं, तो आपने जो यहाँ नहीं सीखा है, जो आपने मतलब उसको चीजों को ओवरलुक किया है, वो आपको एकदम बुरी तरह से कचोटेगा और काटेगा जब आप धनिष्ठ नक्षत्र में राहु का गोचर होगा। तो
लग्नों पे आएंगे मैम, उससे पहले मैं इस गोचर के बारे में एक बात समझना चाहती हूँ। क्या ये सिर्फ हमें कुछ समझाने राहु आ रहा है जब इस नक्षत्र में जा रहा है, या फिर ये कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट्स भी होंगे? जैसे किसी की अगर नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग गई, या किसी को अगर नेम फेम नहीं मिल रहा है, नेम फेम मिल गया। मतलब मैं आपसे मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट और उस फ्रंट पे जानना चाहती हूँ। राइट, एब्सोल्युटली। सीखता आदमी रोज स्कूल में बैठ के तो नहीं सीख रहे हैं, हम सब लाइफ में सीख रहे हैं। और लाइफ में कब सीखेंगे? जब जीवन में कोई घटना या दुर्घटना घटेगी तभी हम सीखेंगे। और घटना से ज्यादा लोगों के लाइफ में जब थोड़ा सा पड़ाव आता है, कोई ऊंच नीच होती है, तो लोग ज्यादा सीखते हैं। और राहु आपको वो ऊंच नीच के थ्रू ही सिखा रहा है। ओके, ठीक है मैम। तो मेष लग्न से शुरू करें? हाँ, एकदम हम शुरू से ही करते हैं, ठीक है। तो मेष लग्न वालों के लिए राहु जो है आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, ये तो है। लेकिन सदभीष नक्षत्र में वो क्या सिखा रहे हैं? एकादश भाव और सदभीष नक्षत्र को जब हम मिलाते हैं तो राहु हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से अपने फाइनेंसेस को आप व्यवस्थित करिए। आपने यदि फाइनेंसेस को व्यवस्थित नहीं किया तो राहु जब धनिष्ठ में जा रहा है तो आपको फाइनेंसेस को लेकर तकलीफ देगा। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आप राहु फैलाव का भी कारक है, तो आप चाह रहे हैं कि अब मैं यहाँ भी इन्वेस्ट कर दूं, वहाँ भी इन्वेस्ट कर दूं, यहाँ भी पैसा ले लूं, वो भी कर दूं। वो आप नहीं करिए, क्योंकि दो नावों में सवार होने वाले अक्सर डूबा करते हैं। तो आप एक जगह ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, आई रिपीट, डू इट वेरी सिस्टमैटिकली, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में। और जो एकादश भाव है वो आपका ग्रुप्स, आपका सोसाइटी, आपके सर्कल, उसके बारे में भी बता रहा है। तो आपको ये देखना जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सही सर्कल्स में हैं कि नहीं। आप बोल रहे हैं कि ठीक है, मैंने तो लायंस क्लब ज्वाइन कर लिया, अब मैं BNI ज्वाइन कर लूँ, अब मैं ओपन सर्कल ज्वाइन कर लूँ, अब मैं यहाँ ज्वाइन कर लूँ, ये सारे आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने जो पढ़ाई करनी है, आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, आपको जो अपने गोल्स अचीव करने हैं, डिज़ायर्स अचीव करने, वो सब नोट डाउन करिए। भौतिक ही है, क्योंकि एकादश भाव में राहु भी भौतिक है, एकादश भाव भी बहुत भौतिक है, और वो आपको अलग अलग दिशाओं से खींच रहा है। लेकिन आपको एक ही जगह रहना है, और इस तरह से आप बहुत सही ढंग से कार्य करने में क्षमता रखेंगे। ओके, वृष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा गोचर? हाँ, वृषभ लग्न वालों के लिए आपके दशम भाव में आ रहा है। दशम भाव आपका क्या हुआ? कार्यक्षेत्र। आपके जो लोग यहाँ बहुत ये भी बोलेंगे कि भाई मैं काम नहीं करती हूँ, या मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो वो आपका मदर इन लॉ भी बता सकता है, आपका दैनिक दिनचर्या भी बता सकता है। क्या आप उसमें डिसिप्लिन्ड हैं? क्या अपने ऑफिस के लिए आप डिसिप्लिन्ड हैं? क्या आप सवेरे, यदि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप क्या सवेरे 9 बजे उठ के 9:15 बजे वर्क पे जा रहे हैं? क्या आपकी क्या डिसिप्लिन है? क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि नक्षत्र आपको डिसिप्लिन दे रहा है। राहु क्या सिखा रहा है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में डिसिप्लिन होने की आवश्यकता है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, और राहु महत्वाकांक्षा आपको दे रहा है। लेकिन एक चीज़ आप सेट कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरी चीज़ को आगे बढ़ाइए, तो आपका जो भी ढर रहा है वो सही ढंग से आगे बढ़ेगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप इतने फैल जाएंगे कि आप कहीं भी कोई काम में नहीं ठहर पाएंगे, और सारे काम आपके इम्प्रॉपर हो जाएंगे। क्योंकि धनिष्ठ नक्षत्र जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नक्षत्र है, फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जब राहु यहाँ गोचर करेंगे, तो आप भाग जाएंगे या आप उसको नहीं निभा पाएंगे। मैम, मान लीजिए कि जो भी हमारी ऑडियंस है उनमें से किसी का वृषभ लग्न है, और वो देख रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ जो आप बता रही हैं, मैं तो बहुत महीनों से ऐसे ही चल रहा हूँ, तब क्या इतने डिसिप्लिन में रहने के बाद राहु जब गोचर करेंगे तो मुझे कुछ फल देंगे इस डिसिप्लिन का? हाँ, यदि आप डिसिप्लिन में हो, है ना, यदि यहाँ किसी का गुरु बैठा हुआ है और राहु उसी के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो यदि आप डिसिप्लिन में हो तो राहु उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड कर सकता है, फैला सकता है। लेकिन जनरली लोग उतने डिसिप्लिन नहीं रहे हैं आजकल, या नहीं रहते हैं, तो जिसके कारण उनको प्रॉब्लम। लेकिन यदि आपका चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो आप डिसिप्लिन हैं। यदि राहु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है 10th हाउस में, तो आपको जॉब चेंज करने की क्षमता भी दे रहा है। अच्छा, तो आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे चेंज, क्योंकि वो 3rd लॉर्ड के ऊपर से गोचर कर रहा है और बोल रहा है मुझे चेंज चाहिए,
और व्यक्ति चेंज कर लेगा। ओके, अगले लग्न पे चलते हैं, हाँ। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों के लिए 9th हाउस के ऊपर से राहु गोचर कर रहा है। ये 9th हाउस ट्रैवल का भाव होता है, और क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है, और साथ ही जब हम बात करते हैं आपके सतभिष नक्षत्र में, तो ये आपको ये जल का नक्षत्र है, और ये आपको ट्रैवल्स भी देता है, कनेक्टिविटी देता है। यदि कोई ट्रैवल कर रहा है, बाहर ट्रैवल करना चाहता है, ब्लॉग्स लिखना चाहता है, यदि कोई मतलब बहुत सारी चीज़ों को समझना चाह रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ में देखना चाह रहा है, वो करने की उसको क्षमता राहु दे रहा है। लेकिन आई रिपीट कि आप एक बार बोलोगे कि मैं एक बार स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा, फिर मैं एक बार श्रीलंका जाऊंगा, फिर मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, फिर मैं वापस लंदन आऊंगा, तो ये आप चारों दिशा में भाग रहे हैं, लेकिन आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपने एक आइटनरी बना ली कि भाई पहले मैं लंदन से शुरू करके मैं स्विट्ज़रलैंड गया, फिर मैं धीरे से साउथ ईस्ट एशिया आए, और फिर वहाँ से मैंने ऑस्ट्रेलिया गया। आपने एक अपना आइटनरी बनाया, आपने अपना एक काम करने का सही ढंग अपनाया, जिससे आपका समय भी खराब नहीं हुआ, और आपने बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट किया, देखा, समझा कि लोग कैसे कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि राहु आपको भटका भी सकता है, भुला भी सकता है, लेकिन राहु आपको सही दिशा लेके फॉरेन लैंड्स, फॉरेन ट्रैवल्स भी दिखा सकता है। 9th हाउस जो है वो आपके कल्चर का भी भाव है, तो यहाँ राहु आपको फॉरेन कल्चर समझने की और फॉरेन कल्चर के साथ एसोसिएट होने की क्षमता दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो आप देखिए कि क्या आप फॉरेन कल्चर्स के साथ उनमें काम कर सकते हैं, आपका धनार्जन भी हो जाएगा। तो मतलब आपको समझना है कि राहु का गोचर क्या लेकर आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। एग्जैक्टली। और देखिए, जब कोई भी ग्रह के अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हैं, आपकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, लेकिन आप मम्मी ने को समझ के आपने उनके तरह से काम किया, तो वो ऑब्वियसली आपको बेमतलब तो कुछ डांटने वाली नहीं है, उल्टा आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ग्रहों का भी वही नियम है। राइट मैम, पर मैम ये भी हो जाता है ना, जैसे अब कोई मान लीजिए मिथुन लग्न को ही ले लेते हैं, कोई मिथुन लग्न का है, उनका 9th हाउस अफ्लिक्टेड है या कुछ कहीं परेशान है 9th हाउस, हाँ, तो उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा ना, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, और व्यक्ति को वहाँ पर थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे व्यक्ति वहाँ मेहनत करेगा, वो उसको सही फल भी लंबे अंतराल पे, लेकिन सही फल देगा, क्योंकि ग्रह आपके फल रोक नहीं सकते, वो केवल बताते हैं कि आपने क्या किया है पुराने टाइम में, उसको हम अनरावल कर रहे हैं। ये शिव पुराण में इसकी व्याख्या आती है, जब पार्वती जी शिव जी से पूछते हैं कि ग्रह तो मनुष्य को रोकते हैं, तो बोलते नहीं, ग्रह मनुष्य को नहीं रोकते हैं, वो मनुष्य का अपना कर्म ही उसके सामने आता है, ग्रह खाली उसको उसका फल दे रहे होते हैं। क्योंकि हम प्रारब्ध कहते हैं ना कुंडली। एग्जैक्टली। तो ये तो आपका फल है, ये तो आपका पूर्व फल है, मतलब पुण्य है। आपको राहु अलग ढंग से आपका पुण्य आपको लौटा सकता है। ओके, अगले कर्क लग्न पे चलते हैं मैम। कर्क लग्न वालों के लिए जब हम देखते हैं तो राहु उनके अष्टम भाव पर आ रहा है। राहु और अष्टम भाव में ना मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, मैं खुद भी ये बात बोलती हूँ, क्योंकि राहु खुद बहुत अचानक से चीजें देता है। अष्टम भाव में आके नहीं, राहु का स्वभाव ही है बहुत अचानक से काम करना। ठीक है, वो प्लान्ड करता है, लेकिन वो फटाक से काम करता है। प्लानिंग उसकी होती है, हमें नहीं मालूम होता है ना, और वो फटाक से फिर आपके जो चीजें चल रही होती हैं वो अचानक से आपके सामने आती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। और राहु भी जो है वो चीजों को, और अष्टम भाव को तो हम बोलते ही हैं कि वो चीजों को सडन का भाव है, ऊपर नीचे करता है चीजों को। तो जब राहु और अष्टम भाव एक साथ होते हैं तो मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है कि यहाँ आपको अचानक से अध्यात्म का भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि राहु आपको अध्यात्म की ओर भी ले जाने की क्षमता देते हैं। जब व्यक्ति विरक्त हो जाता है, चीटेड होता है, तो वो जाके अध्यात्म की ओर जाता है। तो राहु आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। अचानक से आपके धन में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले भी हमने बोला है कि भाई आपके इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ों के बारे में पैसा आदि दे सकता है।
तो राहु दे सकता है, लेकिन आपको भी एक चीज़ देखना चाहिए कि कहीं आपके साथ कोई चीटिंग ना हो जाए इस दौरान। तो इसलिए आपको अपने नाक, कान, आँख पूरे खुले रखने चाहिए, सजग रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप के साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, और आप भी किसी के साथ चीटिंग मत करिए, क्योंकि अष्टम भाव का राहु आपको भी किसी के साथ चीटिंग करवा सकता है। तो आप यदि चीटिंग नहीं करेंगे तो वरुण देव, जिनका नक्षत्र शतभिष का है, जो आपको सबको, हम सबको देख रहे हैं, वो ऐसा वो जो ये वाला जो टिपिकल साइन है ना कि आई एम वॉचिंग यू, ये सलमान खान बहुत करते हैं, उनका भी शतभिष नक्षत्र है। तो वो वरुण देव सबको वॉच कर रहे होते हैं। Yes. तो यदि आपने गलत किया तो राहु के साथ, क्योंकि वो आपका पूर्व फल देंगे, राहु भी दे रहे हैं कि भाई, तो डोंट चीट एंड डोंट बी चीटेड, दोनों को देखो। मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि हम अष्टम भाव के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है ज़्यादा। अगर कोई ऑलरेडी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सालों से साधनाएं करता आ रहा है और अब राहु उनके अष्टम भाव कर्क लग्न हैं और अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, और आपने कहा राहु अध्यात्म का भी कारक है, वो आपको बहुत हाइट्स पे पहुंचाते हैं, तो जिस एनलाइटनमेंट या जिस हम साक्षात्कार की बात करते हैं या जिस सिद्धि की बात करते हैं, क्या सिद्धियां मिलती हैं इस दौरान हो सकता है? ये यस, व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती क्योंकि चंद्रमा का लग्न है और अष्टम भाव से, और वो भी राहु गोचर कर रहे हैं, तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और व्यक्ति यदि तंत्र आदि की ओर जाता है तो उसको बहुत सारी चीजें, उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं इस गोचर की वजह से, इस गोचर के कारण। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है कर्क लगने वाले अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो उनके लिए तो ये खुशखबरी है। बहुत अच्छा। लेकिन वही स्पिरिचुअल पाथ की ओर इंक्लाइंड है और किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। आपको उसका बाद में यदि किसी के साथ आपने किया तो आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, तो बुध होता है कर। अगले लग्न पे चलते हैं, सिंह लग्न। हाँ, सिंह लग्न वालों के लिए आप देखिए कि ये लग्न सप्तम पे राहु केतु है। लग्न पे केतु और सप्तम भाव में राहु। तो आप पार्टनरशिप्स किसके साथ बना रहे हैं? वो 7th हाउस आ जाता है, वो पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स या मतलब जो अपने लाइफ के पार्टनर हुआ, और या सामने आपने जो पार्टनर्स, प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स की, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ये सोच समझ के करिए। और वो जो दिखा रहा है कि भाई मैं इतना लगाऊंगा यहाँ पर, क्या वो सही है? कि वो आपको खाली ऐसे दिखाने की बात है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाले बात हो जाती है ना। तो आप एकदम अच्छे से टेस्ट करिए और फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में जाइए। और जब आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं, वापस मैंने कहा कि ये नक्षत्र क्या है, ये आपको बोल रहा है कि चीज़ों को व्यवस्थित करिए। तो आप पार्टनरशिप किसी के बोलने पे हाँ हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, मैं इतना लगा रहा हूँ, तुम इतना लगा, नहीं, आप उसकी लिखा पढ़ी ठीक ढंग से करिए। जांच करिए कि आपने जो किया है मतलब जो भी आपने रिकॉर्ड्स करे हैं वो सही है कि नहीं। और देखिए, मैं किसी के मन में संशय या फूट नहीं डाल रही हूँ, लेकिन हम सजग रहेंगे तो हमको कोई धोखा नहीं दे पाएगा और हम भी किसी को न धोखा दें। तो आप पार्टनरशिप्स में भी अपना ध्यान अच्छे से बना के रखें कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। यू नीड टू कीप चेकिंग एंड ऑडिटिंग टाइम टू टाइम। 6 महीने के अंतराल में आपको सजग रहना। और बेस्ट पार्ट है कि ऑडिट सीजन चल रहा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से वहाँ पर भी रह सकते हैं। और मैम ये स्पाउस का घर भी है, तो उस तरफ भी कोई मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रभाव डालेंगे? तो मैरिड लाइफ में भी आपको सजग रहना चाहिए। जो जिनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि सप्तम भाव से राहु का गोचर हो तो भाई शादी वादी अभी मत करो। अच्छा, शादी नहीं करनी? हाँ, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मैरिड में, ठीक है। और यदि कोई विजातीय व्यक्ति, क्योंकि राहु विजातीय में भी आता है, तो यदि कोई विजातीय व्यक्ति से विवाह करना चाहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यक्ति आराम से विवाह कर सकता है एंड कैन प्रॉस्पर इन दैट मैरिज। अगले लग्न पे चलते हैं मैम, कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए राहु छठे भाव से गुजर रहा है। छठा भाव आपका रोग रिपु ऋण का भाव माना जाता है। सबसे पहले रोग पर ही चलते हैं। राहु छठे भाव पर हो तो आपको अनपैरेलल्ड, आपके साथ आपको रिपु टिकेगा नहीं। ये बात मैंने आपको, मतलब जो भी क्लास 6 उठाएं वो ये बोलते हैं कि यदि राहु छठे भाव का हो तो व्यक्ति में ये शक्ति होती है कि वो अपने सामने अपने शत्रु को टिकने नहीं देता। ये तो पॉजिटिव है,
ये पॉजिटिव है। लेकिन जब आप शक्ति की बात करते हैं, जब आप रोग की बात कर रहे हैं, तो आप रोगी होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपके नियमों का या आपके डिसिप्लिन का भाव भी होता है, या आपके रेगुलर जो हम दिनचर्या के कार्य करते हैं उनका भी भाव होता है। आप खाना खा रहे हैं, राहु छठे भाव में हो, तो वो आपके 2nd हाउस को भी दृष्ट करता है। आदमी खाना कब खा रहा है? 3 बजे खाना खा रहा है, क्या 2 दिन पहले फ्रिज में रखा हुआ था कि जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, निकल जाता हूँ, तो उससे बीमारियों का घर तो बढ़ रहा है। और ये वात का नक्षत्र है, तो आपके वात जन्य रोग बढ़ेंगे। और आप राहु भी जो है वो वात का वो है द्योतक है, तो वो आपके वात जन्य रोग बढ़ेंगे। आपको अपने हेल्थ इश्यूज, अपने मेडिसिन, अपना खाना मेडिसिन की तरह खाइए, ताकि आपको मेडिसिन खाने की तरह न खाना पड़े। तो आप यदि अपने खान पान में, अपने दवाइयों में आदि, इन सब में आप सही ढंग से आप रहेंगे, तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम 6th हाउस कंपटीशन का हाउस भी है। हाँ। और अगर स्पेशली हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों की बात करें, उनके लिए क्या कुछ खुशखबरी है राहु यहाँ पर? कन्या वालों के लिए हम बात करें तो छठे भाव में है और 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो गुरु के गोचर के कारण लोगों को वो बेनिफिट मिल जाएगा कि हाँ, सफलता प्राप्त हो सकती है नवंबर के बाद। ये मैं बोलूँगी, मैं गोचर डिविजनल चार्ट्स में भी देखती हूँ। अच्छा। हाँ, तो यदि आपका D10 में कहीं राहु का ये गोचर आपका 10th हाउस से कर रहा है, तो आपको फॉरेन सर्विसेज में मिलने की संभावना, क्योंकि अगेन राहु फॉरेन बोलता है। ये तो आपने बहुत बड़ा टिप दे दिया। थैंक यू। तो अगले लग्न पे चलते हैं, तुला लग्न वालों के 5th हाउस में आएंगे। हाँ, तो 5th हाउस में आएंगे, तो यहाँ जो 5th हाउस है वो बिग मनीज का भाव है, ठीक है। यदि ये लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और राहु इनके 5th हाउस में, तो मैं आपको एकदम ब्लैंकेट रूल बोलूँगी कि भाई, जब तक आपका पुराना, बहुत लोग होते हैं ना कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ और मैं शेयर मार्केट में भी काम कर रहा हूँ, तो आपके शेयर्स बहुत हैपोजिट होंगे, एकदम भी एक जगह नहीं होंगे, या आपके पास कोई एक ऑर्डर नहीं होगा। आजकल तो ऐप्स हैं, तो वो ऐप्स ऑर्डर रख रहे हैं, लेकिन आपको मेंटली कैटेगरी नहीं मालूम है कि आप कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, क्या है। और आप, किसी ने बोला ये शेयर खरीद ले, अच्छा ठीक है ये शेयर खरीद। टिप्स, आजकल पूरी दुनिया टिप्स पे चल रही है शेयर मार्केट्स में। वो टिप्स में जाओगे तो आपको कहाँ आप नीचे जाओगे आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। आप हफ्ते भर तक इतनी बुरी तरह से आप गिरोगे कि आप हफ्ते भर तक बैठने के लिए संभव नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब राहु 5th हाउस से गोचर कर रहा है, तो आप शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स हो, और ये भी शतभिष नक्षत्र में, जो आपको मालूम है कि धरती से नीचे तक, कितने नीचे तक समुद्र का वो होता है, आप उतने नीचे डूब सकते हो यदि आपने सही ढंग से इन्वेस्टमेंट्स नहीं संभाले पहले अपने, और ढंग से बिना पढ़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए। तो मैम 5th हाउस क्या हीलिंग भी बताता है? 5th हाउस हीलिंग बताता है, 5th हाउस आपके चिल्ड्रन को भी बताता है। और यदि राहु 5th हाउस से हीलिंग के वो, क्योंकि शतभिषा हीलिंग का है। हाँ, लेकिन वो आपको हील करना सिखा रहा है। हील कब करवाएगा? जब आपको बीमार पड़ोगे। और 5th हाउस आपके मेंटल हीलिंग को भी बताता है। तो जो लोग यदि थोड़े से भी मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, ट्राई एन ऑल्टरनेटिव। राहु आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देता है, आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपी देता है। तो यदि आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी लेते हो तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि राहु अगेन आपको अपने आप को हील करना सिखा रहा है। सीखने का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। मैम अगला वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये राहु का शतभिषा में गोचर? वृश्चिक लग्न वालों के लिए देखिए 4th हाउस में आ रहा है, तो 4th हाउस जो है वो हमारा मासेस से है, कनेक्ट है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रलोभन बनेंगे कि हाँ, मैं मास से ये कर सकता हूँ, वैसा करा सकता हूँ, ये करवा सकता हूँ, मैं इस तरह से
अपने आपको पोर्ट्रे कर सकता हूँ, सोशल मीडिया में ये तहलका मचा सकता हूँ, आदि आदि। लेकिन यदि आपने आज आपने ट्विटर पे पोस्ट किया, आज आपने इंस्टा पे पोस्ट किया, आज आपने यूट्यूब पे पोस्ट किया और आपके कहीं एक रेगुलरिटी नहीं है। देखिए इला जी, आप लोग तो एक इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, तो आपको मालूम है कि कंसिस्टेंसी इज़ द नेम ऑफ द गेम। यस, आप जहाँ भी आप पोस्ट कर रहे हैं, आपको ये है कि आपको एक सही ढंग से कंसिस्टेंटली और एक टाइमिंग से, क्योंकि आपके व्यूअर्स, आपके चाहने वाले, आपके फॉलोअर्स, वो फिर दे लुक फॉरवर्ड टू इट। आज 2 बजे किया, कल 5 बजे किया, तो लोग बोलेंगे इनका कोई टाइम ही नहीं है बेटा, हम क्यों वेट करें, हम कुछ और देख लेंगे, है ना। तो हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। और आपके सामने, आई कैन राइट एंड टेल यू कि आपके सामने ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां आपको लगेगा कि भाई मुझे नहीं, मैं ठीक है कल बाद में कर लूँगा, आगे कर लूँगा। तो अपने आप को समझाना है कि मेरे को कंसिस्टेंट रहना है, मेरे को व्यवस्थित रहना है, मेरे को अपने एक ढंग से चलना है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा है वो सही होना चाहिए। जब आप इस तरह से करने लगेंगे तो सोशल मीडिया भी आपको नेम एंड फेम दे देगा। तो राहु देने आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। आपको सीखना है तो वो देंगे। मार्क्स आपको कब मिलते हैं? जब लिखते हैं पेपर में अच्छा लिखेंगे तो ही तो देंगे ना, मार्क्स नहीं। अच्छा, लाइफ में यही होता है, ग्रह पहले हमें हमारा टेस्ट लेते हैं और फिर बाद में मार्क्स देते हैं। yes. तो राहु आपको पहले सिखा रहे हैं और आपने वो परीक्षा को उत्तीर्ण किया तो आपको राहु अच्छे मार्क्स देते हुए जा रहे। सिंपल है, आपने ही बोला, मैंने नहीं बोला। और एक और चीज़ वृक्ष रखने वालों के लिए कि वो 4th हाउस आपका बैंक बैलेंस बोलता है। यदि लोग अपने बैंक बैलेंस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, खर्चा करे जा रहे हैं, या अभी आज मैंने 5,000 खर्चा किया, मैंने कल इस महीने मैंने 15,000 खर्चा किया, और राहु खर्चा करवाता है ज़्यादा, तो आपका बैंक बैलेंस कैसे बनेगा, कैसे पनपेगा, कैसे। और फिर धनिष्ठ नक्षत्र में, जो कि धन का नक्षत्र है, अगले वाला, हाँ, वहाँ जब राहु गोचर करेंगे तो आपको ऐसे टेंशन के मारे नसें फटेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखें। आप चलते हैं मैम धनु लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न वालों के लिए तृतीय भाव का में गोचर कर रहे हैं, और तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है। ठीक है, पराक्रम एक जगह है, और रेकलेसनेस कि जहाँ आपने किसी चीज़ की परवाही नहीं करी, अपनी सावधानी की, अपने जीवन की, अपने कोई भी चीज़ की परवाही नहीं करी और काम दनादन काम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपको स्विमिंग खाली पैडलिंग आती है और आप चले गए सीधा नदी में या समुद्र के तट पे स्विमिंग करने, तो आप क्या करेंगे, क्या होगा, आपके डूब जाएंगे या कुछ दिक्कत आएगी। एग्जैक्टली, आप डूबेंगे ही। तो आपको मतलब आप ये सोचेंगे कि मैं बाघ के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा और बाघ मुझे कुछ नहीं करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी, आपकी बेवकूफ़ी। एग्जैक्टली वैसे ही आप अपने पराक्रम का एक लिमिट बनाएं कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, और एक बैकअप प्लान। वहाँ पर पराक्रम दिखाने के लिए आपका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। और 3rd हाउस आपके नए एंटरप्राइज, कुछ भी नया काम जब हम करते हैं तो वो है, राहु आपको ये सिखाने आए हैं कि नया काम करो, नया काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो तो कि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, देखो तो कि आपका बैकअप प्लान क्या है। 3rd हाउस भाई बहने का हाउस है, राहु यहाँ बैठता है, तो आपको उनके लिए कुछ करना है, आंख बंद करके करना है, क्वेश्चन नहीं करना है कि ऐसा मेरे साथ कर रहा है, वो मेरे साथ वैसा कर रहा है, चुपचाप करना है, सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा उसके लिए। मैम आपने पराक्रम की बात की, क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम का ही हाँ। है, तो यहाँ पे 2 बातें आती हैं। एक तो कि आप पराक्रम दिखाते हुए वर्किंग आवर्स अपने बढ़ा लो, उसकी वजह से आपकी छोटी मोटी तबीयत खराब हो जाए या कुछ दिक्कत हो जाए। दूसरा कि आप कार ही इतनी तेज चला रहे हो अपने पराक्रम में कि एक्सीडेंट हो जाए। तो वो 3rd हाउस के गोचर की वजह से होगा, या जिसके 8th हाउस में आ रहा है, क्योंकि एक्सीडेंटल और सडन इवेंट्स तो हम 8th से देखते हैं। हाँ, 3rd और 8th कनेक्टेड भी हैं इला जी। कैसे? क्योंकि 8th से 8th यदि आप भावत भावम देखेंगे, भावत भावम में वो 8th कनेक्टेड है। तो ये हो सकता है, ये तो सावधानी रखने वाली हाँ, बात है। तो वो तो राहु बता ही रहा कि सावधानी रखो। ओके, अगले लग्न पे चलते हैं, मकर लग्न। हाँ, मकर लग्न वालों के लिए 2nd हाउस में आ रहा है। मैं इन लोगों को तो एक्स्ट्रा सावधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग दुनिया ही मैंने आपको पहले भी बोला है कि दुनिया चलती ही पैसे पे है।
आज की दुनिया, या आपके नॉलेज पे, आप अपने नॉलेज से ही पैसा कमाते हो। ऐसे लोग हो ना, ये भी कर सकते हैं, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। भाई तुम 6 चीज की किताबें खोल के बैठे हो, तुमको ज्ञान एक का भी नहीं आएगा। तुम एक चीज पढ़ो और एक के बाद सेकंड बिल्डअप करो, थर्ड बिल्डअप करो। तुम पढ़ो बेशक 6, टाइम तो तुमको 6 किताब पढ़ने में 6 किताब जितना ही लगेगा, 3 किताब वाला नहीं लगेगा। तो एक एक करके पढ़ो, वो ज़्यादा जल्दी अपने दिमाग में जाएगा और समझ में भी आएगा। सिस्टमैटिक ढंग है वो। और कमाने के लिए भी, आप धन संचय करना है तो मैं इधर से भी कर लेता हूँ, मैं बिजनेस में भी अपना हाथ मार लेता हूँ, मैं अपना जॉब तो कर ही रहा हूँ, मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ। 24 घंटे ही हैं, आप कितना करोगे? सोओगे तो हुई, घर भी देखोगे। आप अपने संस्कारों को भी सही रखो, उनको डोंट मिक्स इट विथ अदर थिंग्स। राहु आपको यही सिखाने आ रहा है, सद्भीष यही, वरुण देव आपको यही देख रहे हैं, बेटा मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो और किस तरह से धनार्जन कर रहे हो। क्या होगा? माया मिलेगी ना राम। बिल्कुल मैम, अगले लग्न पे चलते हैं। शनि का ही लग्न है, कुंभ लग्न। और राहु और शनि तो दोस्त हैं। राहु और शनि दोस्त हैं, लेकिन आप ये देखिए कि लग्न पर से ही राहु का गोचर हो रहा है। और जब लग्न पर से राहु का गोचर होता है तो वो जीवन में बहुत सारी उलट पुलट लाता है। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में कभी ना कभी, कि लग्न सप्तम पर राहु केतु होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या वो नई अपॉर्चुनिटीज जिनको हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो एक नई अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं जिसको हमको एनकैश करना सीखना पड़ेगा। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको वो आता नहीं है, लेकिन वो आपको एक कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों की जीवन की दिशा बदलेगी, और इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से अपने जीवन की दिशा बदलें, उसको थोड़ा सा भी समझ लें और रैंडमली काम नहीं करें, क्योंकि राहु रैंडमनेस दे रहा है। लेकिन सद्भीष आपको बोल रहा है कि क्या आपको करना है। राहु सद्भीष में ये बोल रहा है कि भाई मुझे एक सही ढंग से चलना है, मुझे अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि राहु लग्न पर है तो वो स्वास्थ्य पर भी देख रहा है। ऐसे लोग वाटर थेरेपी भी कर सकते हैं। और आपको फैलना है, आप फैलिए, लेकिन आप सही ढंग से फैलिए, ये राहु बता रहे हैं। अब राहु यदि लग्न पर जा रहे हैं तो वो आपके 5th हाउस और 9th हाउस को भी देख रहे हैं। आपको किस तरह से स्टूडेंट्स एक्यूमुलेट करने हैं वो भी आपको देखना है। बी सिस्टमैटिक इन योर डूइंग इट। आप राहु तो आपके मल्टीमीडिया को भी बताता है, राहु आपके सोशल मीडिया को बताता है। आप उस एरिया में अच्छे से आगे बढ़ो, लेकिन यू विल बी एबल टू डू इट वेल ओनली इफ यू आर गुड इन योर, मतलब एक बार आपने एक चीज़ को किया जैसे मैंने बोला और फिर दूसरी तरफ बढ़े तो आप काम कर पाओगे, नहीं तो लग्न आप पूरा बिखर जाओगे और बर्नआउट हो जाएगा। आप एंग्जाइटी अटैक्स आने लगेंगे आपको। आखिरी लग्न मैम, मीन लग्न। मीन लग्न, देखिए राहु यदि द्वादश भाव में आता है, वो मैंने देखा है, तो ऐसे लोग जो हैं ये इंटरनेशनल नेम एंड फेम क्रिएट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल नेम एंड फेम क्रिएट करने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत होगी। ये मत सोचिए कि भाई मैं ऐसे ही इसी काम में करता रहूँ या इसी काम में करती रहूँ तो मुझे बहुत सारा नेम एंड फेम मिलेगा। नहीं, आपको कहीं ना कहीं बदलाव लाना होगा, और वो बदलाव धीरे धीरे बहुत सिस्टमैटिकली लाना होगा। और 12th हाउस जो है वो आपका एक्सपेंसेस का भी भाव है। ऐसे लोग देखेंगे कि वो अनियंत्रित रूप से खर्चा, दनादन खर्चा किए जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने बोला सद्भीष नक्षत्र क्या बोल रहा है, अकाउंटेबिलिटी होने की ज़रूरत है। राहु जब यहाँ से गोचर कर रहा है तो आपको अपने खर्चों पर अनुशासन होने की ज़रूरत है, और आपको ये देखना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मैं सही ढंग से खर्चा कर रहा हूँ, क्या इसके लिए ज़रूरत है। मैम ये तो हमने राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं उनको समझा। तो अब जिन लोगों को लग रहा है कि कुछ परेशानी आ सकती है प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग,
तो वो क्या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, राहु का जो रेमेडियल मेजर होता है वो दुर्गा जी से कनेक्टेड होता है या काली जी से कनेक्टेड होता है। काली जी थोड़ी सी इंटेंस देवी हो जाती हैं, तो जो लोग साधना नहीं करते हैं तो उनको मालूम नहीं है कि उनकी किस प्रकार साधना की जाती है, तो उनको दुर्गा जी का 32 नाम, ये बहुत बहुचर्चित है और ये आपको दुर्गा सप्तशती में 32 नाम आते हैं दुर्गा जी के। तो यदि आप अपना दिन ही उससे शुरू करते हैं, बिस्तर से उतरने से पहले ही अपना दिन दुर्गा सप्तशती के 32 नाम, दुर्गा दुर्गा त्रिशमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, ऐसे करके वो बहुत इजीली याद भी हो जाते हैं यदि व्यक्ति करता है तो आपका जो राहु है या आपकी जो मनोस्थिति है वो बहुत अनुकूल हो जाती है और आप सही ढंग से काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो रेमेडी, एक मंत्र की रेमेडी आपने दी है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है। मुझे मंत्रों की रेमेडी मेरी फेवरेट है। थैंक यू। कि अब जब आप जाप करते हैं ना तो वो एनर्जी फील्ड भी हाँ, वो आपका, होता हाँ, है। वो एनर्जी फील्ड आपका प्रोटेक्शन क्रिएट होता है। राइट। तो मैम कुल मिला के जो मुझे समझ में आया, जितना मैंने इंटरप्रिटेशन किया, तो एक कर्क लग्न, मीन लग्न, कन्या, इन तीनों के 8th 6th 12th में गोचर हो रहा है, लेकिन इनके लिए फायदेमंद भी है। यदि आपने लेसन सीख लिया, राइट, तो आपके लिए फायदेमंद है। यदि देखिए मीन लग्न के लिए भी, क्योंकि वो आपको प्रोस्पेरिटी इन फॉरेन लैंड्स दे सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, तो यदि लेकिन आपने सीख लिया तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आपके अकॉर्डिंग मैम किस लग्न वालों के लिए राहु बहुत बहुत अच्छी खबर लेकर आने वाले हैं? देखिए, मीन लग्न वालों के लिए है, ठीक है। और यदि मैं बोलूं तो राहु यदि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, है ना, यदि आप जेमिनी लग्न वालों के लिए लें, मिथुन लग्न वालों के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो उनको ट्रैवल, उनको नाम शोहरत बहुत अच्छे से देने की क्षमता रखते हैं। मिथुन और मीन, ये दो इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। राइट। ग्रेट मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने काफ़ी अच्छे से आज राहु के इस गोचर को डिकोड किया। और नक्षत्रों पे ये पहली बार हमने एक प्रेडिक्शन किया है, नक्षत्र में जब कोई ग्रह गोचर करता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका क्या लग्न है? क्या आप मीन या मिथुन में से आते हैं या कोई और लग्न है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।